नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। ढेर सारी नई ताजा तरीन खबरें लेकर जो हैं आपके काम की, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइन। आधार डेटा लीक का एक और बड़ा मामला आया सामने। स्कूलों ने वेबसाइट पर डाली बच्चों की जानकारी। नई स्टील पॉलिसी से घरेलू स्टील इंडस्ट्री को मिलेगी नई ताकत। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में स्टील मंत्री बोले, एनपीए पर अध्यादेश से स्टील सेक्टर को होगा फायदा। बाजार ने सुस्ती छोड़ पकड़ी रफ्तार। सेंसेक्स फिर 30,000 के पार। एचडीएफसी के नतीजे भी निकले बाजार की उम्मीद पर खरे। बाबा रामदेव का दावा, अगले 1 से 2 साल में पतंजलि होगा सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड। 20,000 करोड़ के टर्नओवर का रखा लक्ष्य। जीएसटी के बाद छोटे ज्वेलर्स की मुश्किलें बढ़ेंगी। सोने की मांग पर भी पड़ेगा बुरा असर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट। दिल्ली में घर का सपना होगा पूरा। जून में आएगी डीडीए की 12,000 फ्लैट्स की स्कीम। और इंदौर को देश के सबसे साफ शहर का अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में भोपाल नंबर 2 पर। टॉप 50 में 12 शहरों के साथ गुजरात सबसे आगे। इसके अलावा दो फ्रंट कैमरे के साथ आया ओप्पो का सेल्फी एक्सपर्ट फोन F3। कीमत 19,900 रुपए। 13 मई से फ्लिपकार्ट पर होगी बुकिंग। लेकिन शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ जो सीधे आपसे रखती है सरोकार, क्योंकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि लोगों के आधार नंबर लीक हुए हैं। गौर कीजिएगा, लीक हुए हैं, लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि ये लीक नहीं है, ये कोरी लापरवाही है। केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्यों को इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। केंद्र ने कहा कि राज्यों से डेटा लीक हुआ है, लेकिन आज हम आपको यह बता रहे हैं कि कैसे केंद्र से जुड़े संस्थान आधार पर अपराध कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय विद्यालयों और कुछ शिक्षण संस्थाओं ने बच्चों के आधार नंबर सार्वजनिक कर दिए हैं। सारा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, ये सब क्या हो रहा है? अब बच्चों के आधार डेटा लीक हुए हैं, कैसे हुआ ये गड़बड़ झाला? विपिन, ये सबसे ज्यादा इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जो डेटा लीक हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल है और खासतौर पर केंद्रीय विद्यालय है। और इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किसी बहुत बड़ी हैकिंग की जरूरत नहीं है। एक सिंपल गूगल सर्च अगर किया जाए और एक्सेल शीट में अगर चीजें खोजी जाएं तो ऐसी सैकड़ों वेबसाइट्स की एक लिस्ट आ जाती है जहां ये सारी जानकारियां हैं। और इनमें से अधिकतर वेबसाइट सरकारी वेबसाइट्स हैं और खासतौर पर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट्स हैं। ऐसे कई सारे नाम है, केंद्रीय विद्यालय मथुरा, केंद्रीय विद्यालय बालाघाट, भिंड, और ऐसे ये कुछ नाम मैं बता रहा हूं। इसके अलावा कई सारे ऐसे नाम हैं। इससे भी ज्यादा जो चिंता की बात है वो ये है कि सिर्फ यहां बच्चों के नाम और आधार नंबर नहीं है, इसके अलावा बच्चों के मोबाइल नंबर, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, बच्चों के से जुड़ी जितनी जानकारियां हैं वो सारी की सारी जानकारियां इन स्कूलों ने ऑनलाइन कर दी है। अब तक सरकार ये कहती आ रही है कि वो किसी भी तरह से जो आधार का नंबर है वो गोपनीय रखा जाता है, वो उसे रिवील नहीं किया जाता। लेकिन जब खुद स्कूल इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और महज 1 साल पहले जो केंद्रीय विद्यालय के छात्र हैं उनसे उनका आधार नंबर मांगा गया था, उसे मैंडेटरी किया गया था, लेकिन जो बात नहीं बताई गई थी वो ये कि जो विद्यालय हैं वो इसे पब्लिक करेंगे, ऑनलाइन करेंगे और सबके जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल देंगे। और इसलिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और कब कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हो या केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, उन्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जो ये सेंसिटिव डाटा है वो कैसे और क्यों उन्होंने ऑनलाइन डाला है। गंभीर मामला है रोहन, ये स्कूल की वेबसाइट से बच्चों के आधार डेटा या आधार नंबर लीक हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। चलिए अब एक रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसके साथ भी आप जुड़े हुए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं पतंजलि की, जिसने पिछले साल 10,500 करोड़ का टर्नओवर किया है और अगले साल कंपनी 20,000 करोड़ का टारगेट कर रही है। कंपनी का चेहरा रहा योग गुरु बाबा रामदेव का दावा है कि कंपनी लगातार 100% के रेट से ग्रोथ हासिल कर रही है और जल्द ही वो देश का सबसे बड़ा घरेलू ब्रांड बनेगी। पिछले 7 साल में 100% की ग्रोथ रेट, 10,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना टर्नओवर, 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार, बाजार में तकरीबन 1000 प्रोडक्ट की रेंज, देसी घी में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, डिश वॉश में 35% तो फेस वॉश में 15 से 20%, बालों के तेल में 15% तो टूथपेस्ट में 14% मार्केट शेयर। एफएमसीजी सेक्टर में पतंजलि का वर्चस्व किसी परिकथा के सच होने जैसा ही है।
कंपनी आगे भी 100% ग्रोथ और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, फिर भी शेयर बाजार में पैसा उठाने की कोई योजना नहीं है। कुछ नए प्रोडक्ट भी हम लोग लॉन्च करेंगे और हमारा टारगेट भी ये रहेगा कि जितना इस साल हमने किया उसका डबल हम करें। जिस तरह से कंपनीज लगातार आपके फर्म की इवैल्यूएशन कर रही है, क्या शेयर मार्केट में लिस्ट कराने का भी कोई प्लान है? अभी इस तरह की कोई योजना नहीं है। अभी हमारी योजना यह है कि हम किस तरह से शुद्ध और अच्छे प्रोडक्ट और ज्यादा मात्रा में लोगों को उपलब्ध करा सकते। पतंजलि और बाबा रामदेव एक ही ब्रांड के दो चेहरे हैं, लेकिन कंपनी को नेतृत्व दे रहे बाबा रामदेव ने कागजी तौर पर खुद को कंपनी से पूरी तरह अलग रखा है। वो मानते हैं कि पतंजलि के रास्ते पर चलते हुए भारत से चाइनीज उत्पादों की भी छुट्टी की जा सकती है। चीन जो है स्वाभाविक रूप से भारत के साथ शत्रुता रखता है और चीन के पास जितना पैसा होगा उसकी फंडिंग आतंकवादियों को होती है और उससे फिर देश कमजोर पड़ता है। लगातार उत्पादन क्षमता बढ़ा रही कंपनी ने पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं पर रिसर्च और टेस्टिंग की व्यवस्था भी बनाई है। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि मुनाफे का इस्तेमाल शिक्षा, शोध और गायों के विकास के लिए किया जाता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करेंगे बाजार की। 2 दिन की सुस्ती के बाद शेयर बाजार में आज जोरदार उछाल रहा। अच्छे संकेतों से निफ्टी 9,350 के ऊपर खुला। आज के बाजार के हीरो है बैंक शेयर। बैंक निफ्टी में करीब 2% की उछाल रही और ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स में 231 और निफ्टी में 48 पॉइंट का उछाल रहा। एनपीए पर अध्यादेश की खबर के बाद आज सबसे ज्यादा दम दिखाया बैंक शेयर ने। आईसीआईसीआई बैंक 9% तक उछला। इसके अलावा एक्सिस बैंक, एसबीआई में भी अच्छी तेजी दिखी। यूनियन, कैनरा, आंध्रा बैंक में भी धुआंधार तेजी आई। इधर बाजार को सहारा देने का काम दिग्गज एचयूएल, आईटीसी ने भी किया। हालांकि हिंडाल्को, टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज बिकवाली का शिकार हुए। अभी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सही समय है क्योंकि इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ की संभावना है। ये कहना है डीएसपी ब्लैक रॉक के प्रेसिडेंट एस नागनाथ का। उन्होंने आवाज संवाददाता निधि राय से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कोई रिस्क दिखाई नहीं देता है। मेरे हिसाब से कि इकोनॉमिक ग्रोथ अभी एक्सेलरेट करने वाला है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है फिस्कल ईयर 17-18 मतलब मार्च 18 एंड ईयर एंडिंग का जो है उसमें शायद 15% ग्रोथ हो सकता है और उसके अगले साल भी जो फिस्कल 19 है हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वहां पर भी कॉर्पोरेट अर्निंग्स 15% ग्रो कर सकता है। तो टेम्पररी करेक्शन आ सकता है। क्या एज एन इन्वेस्टर इज इट द राइट टाइम कि मैं लार्ज कैप की तरफ ध्यान देना शुरू करूं? अगर आप एक साल का व्यू लें तो रिलेटिव टू मिड स्मॉल कैप हमें लार्ज कैप अट्रैक्टिव दिखता है एट दिस टाइम। ऑन द अदर हैंड अगर आप 3, 5, 10 साल का अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें तो वेदर यू बाय लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप आज के वैल्यूएशन से उतना आप मतलब यू शुड नॉट बी सो अफेक्टेड बाय इट बिकॉज ओवर 5-10 ईयर्स ये मत भूलिए कि मिड और स्मॉल में अगर वैल्यूएशन अगर आज ज्यादा भी है उनका अर्निंग्स ग्रोथ भी उतना ज्यादा हो सकता है। चौथी तिमाही में एचडीएफसी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। कंपनी के मुनाफे और आय पर थोड़ा दबाव दिखा है। सालाना आधार पर एचडीएफसी का स्टैंडअलोन मुनाफा 21% से ज्यादा खड़ा है, लेकिन कंपनी की ब्याज से कमाई यानी एनआईआई में 26% का उछाल भी आया है। इस दौरान एचडीएफसी के डूबे कर्ज यानी एनपीए में भी हल्की कमी आई है। हालांकि कंपनी को प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई स्टील पॉलिसी स्टील इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाएगी। उन्होंने ट्वीट किया है कि नेशनल स्टील पॉलिसी से क्वालिटी, उत्पादन, घरेलू खपत और विश्व स्तर की प्रतियोगी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। पॉलिसी में स्टील सेक्टर के लिए लंबे समय का विजन झलकता है। कैबिनेट ने कल जिस नेशनल स्टील पॉलिसी को मंजूरी दी है उसके तहत सरकारी स्टील कंपनियां 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में स्टील मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अध्यादेश लागू होते ही सबसे पहले स्टील सेक्टर का एनपीए दूर किया जाएगा। कैबिनेट ने एक फैसला लिया है कि एनपीए की समस्या से निपटने के लिए अध्यादेश लाया जाए ताकि ज्यादा अधिकार दिए जाएं इस समस्या को निपटाने के लिए। आपको लगता है कि इससे स्टील सेक्टर को राहत मिलेगी? इस अध्यादेश के माध्यम से ये इंश्योर किया गया है कि इस किस्म की जो बैड डेट है या जो जिनको हम ये कहते हैं कि एनपीए हैं, इनका समाधान शीघ्र होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए और उसके माध्यम से स्टील सेक्टर में तो
पहले से ही हमने कुछ ना कुछ किया। एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वो ये है कि जो भी सरकारी विभाग या सरकारी कंपनियां इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए जो भी स्टील खरीदेंगी उसमें घरेलू स्टील को तवज्जो दिया जाएगा। इससे आपको क्या लगता है डिमांड में कितनी बढ़ोतरी की संभावना आप कर रहे हैं? हमने इसमें ये अंदाजा लगाया कि 4 लाख करोड़ में अगर 10% जो हमारा एनालिसिस है उसके मुताबिक 10% अगर स्टील का इस्तेमाल है तो 40,000 करोड़ रुपया स्टील सेक्टर को कारोबारी साल में, हाँ इसी साल में 10 लाख का जो निवेश है ये 14 साल में होगा, 10 लाख करोड़ का। और 14 साल में का मतलब ये है कि हर साल 75,000 करोड़ समझो। 75,000 करोड़ में बैंकों से जो लिया जाएगा वो लगभग 43,000 करोड़ लिया जाएगा। और हमारे बैंकिंग सिस्टम में 43,000 करोड़ अगर स्मूथ पैसे की वापसी होती रहती है तो कोई बड़ी राशि नहीं है। घरेलू स्टील इंडस्ट्री के बाद आज देश में मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने टीएमपी यानी फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के तहत हैंडसेट और उसके पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को टैक्स छूट और वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे माइक्रोफोन, कीपैड, यूएसबी केबल, सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल जैसे पार्ट बनाने की क्षमता विकसित होगी। सरकार को उम्मीद है कि पीएमपी लागू होने के बाद देश में बन रहे फीचर फोन्स में घरेलू पार्ट्स का हिस्सा 15% से बढ़कर 37% और स्मार्टफोन में 10% से बढ़कर 26% हो जाएगा। इससे निवेश और रोजगार भी बढ़ेगा। और फ्लाइट में हंगामा करना भारी पड़ सकता है। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन कल गाइडलाइंस जारी करेगा। इसमें फ्लाइट में बदतमीजी करने वाले यात्रियों के खिलाफ कड़े नियम होंगे। गाइडलाइंस में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स पर कार्रवाई और कई स्तरों पर सजा का प्रावधान होगा। पहली बार बदसलूकी या हंगामा करने पर चेतावनी दी जाएगी, जबकि बार बार हंगामा करने वाले यात्रियों पर आजीवन रोक भी लग सकती है। और अब महाराष्ट्र के किसानों को मिलेगी अपने इलाके के मौसम की ताजा जानकारी, लेकिन कैसे होगा ये देखिए इस ब्रेक के बाद। पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्षय तृतीया पर दोगुना सोना बिका है। यानी आंकड़ों की नजर से देखें तो अक्षय तृतीया पर 35 से 40 टन सोना बिक गया है। सोने की बिक्री पर जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि इस साल जनवरी से मार्च में सोने की मांग 15% बढ़कर 124 टन हो गई है। इसी अवधि के दौरान सोने की ज्वेलरी भी खूब खरीदी गई और इसमें 16% का उछाल देखा गया। हालांकि आगे सोने की बिक्री कैसी रहेगी, इसको लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एमडी सोमासुंदरम पीआर का कहना है कि आगे खरीदारी पर जीएसटी का असर देखने को मिल सकता है और ऐसा होने पर इसका सीधा असर इंपोर्ट पर दिखेगा। Imports are also affected by stocking up and various other factors. We will have to see how GST plays out, because GST not only affects buying, it might also affect the recycling of gold. You know, when people take old jewelry and gets it melted for new jewelry, industry is worried that there are probably some complications in the GST as it stays now, unless clarifications come. तो यहाँ पर सोने की उम्मीद ये की जा रही है कि जीएसटी आने के बाद उसकी मांग में कमी आ सकती है और इंपोर्ट पर फर्क पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर हजारों की तादाद में वेदर स्टेशन बनाए जा रहे हैं जो किसानों को वक्त रहते मौसम खराब होने की जानकारी देंगे। ये स्टेशन किसानों की फसल तो बर्बाद होने से बचाएंगे ही, फसल खराब होने पर बीमा दिलवाने में भी मदद करेंगे। भविष्य में ऐसे पोल किसानों की खुशहाली का स्तंभ भी बन सकते हैं। यह नागपुर जिले के डोगर गांव में बना ऑटोमेटेड वेदर फोरकास्ट स्टेशन। दिखने में आपको भले ही ये एक पोल या खंबा लग रहा हो, लेकिन इसमें लगे सेंसर मौसम का पल पल का अपडेट देते हैं। सारी जानकारी हर 10 मिनट में पुणे में बने कृषि विभाग कंट्रोल रूम तक पहुंचती है। वेदर स्टेशन से मिल रहे डेटा की स्टडी कर कृषि विभाग किसानों को बताता है उन्हें क्या करना चाहिए। इस वेदर स्टेशन की मदद से किसानों को फसल बीमा लेने में भी मदद मिलेगी। फसल खराब होने पर जब किसान बीमा क्लेम करेंगे तो सरकार डेटा देखकर बीमा कंपनियों को हलफनामा भी देगी। क्रॉप इंश्योरेंस के लिए भी यूज होगा। अगर कुछ नुकसान होता है कई जगह तो उसका भी आपको पंचनामा करना पड़ता है। तो वो मालूम हो जाएगी कहाँ नुकसान हुआ है, कि कहाँ ज्यादा बारिश हुई है, कहाँ विंड स्पीड ज्यादा हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें मिलती है। स्काईमेट और महाराष्ट्र सरकार राज्य भर में इस तरह के 2000 से ज्यादा स्टेशन लगाने जा रहे हैं। किसान भी सरकार के इस कदम से खुश हैं।
कृषि क्षेत्र में उपज का बीमा है, क्योंकि कोई भी बीमा कंपनी सैटेलाइट वेदर के ऊपर बीमा नहीं देती है। अभी जो बीमा है वो उपज के ऊपर का बीमा सैटेलाइट ये बीमा कंपनियों को देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र कृषि विभाग के पास 50 लाख किसानों का नंबर रजिस्टर है। इन्हें एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाती है। बाकी किसान ग्राम पंचायत के दफ्तर से जानकारी ले सकते हैं। रौनक कुकड़े, नागपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की रैंकिंग आज जारी हो गई है। साफ सफाई के मामले में मध्य प्रदेश का इंदौर देश में सबसे साफ सुथरा शहर है और भोपाल नंबर 2 पर आया। वहीं तीसरे नंबर पर विशाखापट्टनम, चौथे नंबर पर सूरत और 5वें स्थान पर मैसूर रहा है। लेकिन यूपी का गोंडा गंदगी में सबसे आगे निकला। तो महाराष्ट्र का भूसावल दूसरे नंबर पर और बिहार का बगहा तीसरे और यूपी का हरदोई चौथे नंबर पर आया। 5वें गंदे शहर के तौर पर भी बिहार का शहर रहा कटिहार। देश भर में कराए गए सर्वे में सबसे ज्यादा साफ सुथरे शहर गुजरात से हैं, जबकि बिहार और यूपी में शहरों की साफ सफाई अच्छी नहीं है। सर्वे में शामिल 83% से अधिक लोगों ने माना कि स्वच्छ भारत अभियान चलाए जाने के बाद से उनका क्षेत्र पिछले सालों की तुलना में ज्यादा साफ हुआ है। और एक छोटा सा ब्रेक और फिर लौटते हैं और आपको दिखाएंगे नई रफ एंड टफ इनोवा स्पोर्ट्स। दिल्ली में घर खरीदने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण जल्दी नई स्कीम लाने वाला है। डीडीए की इस नई स्कीम में 12,000 फ्लैट्स का आवंटन होगा। स्कीम की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। फिलहाल प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। स्कीम में ज्यादातर फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज और जसोला में है। हालांकि इनमें साल 2014 की स्कीम से बचे हुए 10,000 फ्लैट्स भी शामिल हैं। मंजूरी मिलते ही डीडीए स्कीम को लॉन्च करेगा। स्कीम में फ्लैट्स की पंजीकरण फीस 1 से 2 लाख रुपए तक रखी गई। स्पेनिश ब्रांड ज़ारा ने मुंबई में अपना फ्लैगशिप स्टोर खोल दिया है। मुंबई में यह स्टोर भारत में ज़ारा का सबसे बड़ा स्टोर है। तो कैसा है ये स्टोर, बता रही है हमारी संवाददाता शिबानी खरत। काफी इंटरेस्टिंग वाइड डेकोर है पूरे स्टोर का और टॉल सीलिंग दिए गए हैं, जिसकी वजह से काफी स्पेशियस और बड़ा लगता है। अभी ये जो सेकंड शॉपिंग फ्लोर है विमेन्स के लिए, वो काफी इंटरेस्टिंगली कैजुअल है। ब्राइट कलर्स है, बिल्कुल इंडियन समर के लिए परफेक्ट लगने वाले कलर्स है। जैसे रेड दिख रहा है मुझे, काफी रेड ब्लास्ट है, येलो कलर है, पिंक है। तो ऐसे कलरफुल कपड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। तो समर के लिए खूब शॉपिंग होगी यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चों को शॉपिंग पर लाते हैं तो कई बार आपके बच्चे बोर या इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े स्टोर्स में बच्चों के लिए कलेक्शन काफी सीमित, काफी लिमिटेड होता है। ज़ारा के बाकी के स्टोर्स में भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन इस स्टोर में पूरा का पूरा एक फ्लोर स्पेस बच्चों के शॉपिंग के लिए डेडिकेटेड है। तो बच्चे अपने पसंद के हिसाब से अब 51,000 स्क्वायर फीट के इस पूरे स्टोर में लगभग आधी स्पेस मेन कलेक्शन के लिए दी गई है। तो काफी बड़ा कलेक्शन है इनका, चाहे वो शर्ट या ट्राउजर्स हो या फिर जैकेट्स हो, परफ्यूम्स हो या फिर सनग्लासेस, सभी कुछ आपको ज़ारा के इस स्टोर में मेन कलेक्शंस में मिलेगा। चीन की कंपनी ओप्पो ने अपना डुअल सेल्फी फोन ओप्पो F3 भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 19,900 रुपए है और देश में 990 और देश में 25 शहरों में इसकी बिक्री 13 मई से शुरू हो जाएगी। प्री बुकिंग शुरू हो गई है जो 12 मई तक चलेगी और ये फ्लिपकार्ट पे होगी। इनोवा क्रिस्टा के लॉन्च के 1 साल पूरा होने पर टोयोटा ने आज इनोवा टूरिंग स्पोर्ट्स वेरिएंट लॉन्च किया है। टूरिंग स्पोर्ट्स वेरिएंट का रफ एंड टफ दिखाने के लिए इसमें कई नए बदलाव किए गए हैं। नई बॉडी है, क्लैडिंग, ब्लैक अलॉय और स्मोक अफेक्टेड हेडलैम्प दिए गए हैं। गाड़ी के इंटीरियर्स को लुक और फील के हिसाब से बदला गया है। डैशबोर्ड पर लाल रंग का वुडन पैटर्न है और कॉम्बी मीटर्स भी लाल रंग के हैं। सीट और कंसोल बॉक्स पर लाल रंग की एक्सपोज्ड स्टिचिंग से इस गाड़ी को अंदर से ज्यादा स्पोर्टी दिखाने की कोशिश की गई है।
और आवाज इतना में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।